कैसे अलग हुए थे और क्यों अलग हुए? क्या कारण रहे कि हमें ऑक्सफोर्ड ग्रुप से अलग होना पड़ा? इसमें बताया था कि उनके एब्सोल्यूट्स वो शराबी के लिए काम नहीं करते, क्योंकि शराबी आता है तो वो शुरुआत में सिर्फ उसे शराब छोड़ने का होता है, बाकी सारी चीजें धीरे धीरे। तो ये चीजें जो हैं, इस वजह से ऑक्सफोर्ड ग्रुप से छोड़ना पड़ा। और दूसरी वजह थी एनोनिमिटी। वहां पे वो प्रसिद्ध हस्तियों को का लाभ उठाते थे, उनके जरिए प्रचार करते थे, जबकि हमारी पॉलिसी थी एनोनिमिटी की। तो कुछ कारण रहे जिसकी वजह से ऑक्सफोर्ड ग्रुप से अलग होना पड़ा। अब आज हम वापस आ रहे हैं एक्रोन पे। और एक्रोन पे क्या हुआ इस दौरान, वो आज बिल डब्ल्यू बताएगा हमें। पेज नंबर 75 और थर्ड पैराग्राफ। आउट इन एक्रोन, वंडरफुल फ्रेंड्स कंटिन्यू टू शो अप। अब एक्रोन में, हालांकि उस टाइम अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम नहीं था, लेकिन हमारी संस्था के लिए बहुत अच्छे दोस्त हमसे जुड़ते रहे, आगे आते रहे, जुड़ते रहे। और उनमें सबसे पहला नाम जो वो ले रहा है, वो टी हेनरी विलियम्स। In the forefront was T. Henry Williams and his wife Clarice. ऑक्सफोर्ड ग्रुपर्स ऑल्सो, ये भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप के सदस्य थे, टी हेनरी विलियम्स और उनकी पत्नी क्लेरेंस। और उन्होंने किस तरीके से हमारा साथ दिया, ये हम पढ़ेंगे। दे एंड हैनरीटा हैड रिपीटेडली ट्राइड टू हेल्प डॉक्टर बॉब। डॉक्टर बॉब जब ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाते थे, और काफी समय से जा रहे थे, तो हैनरीटा के साथ साथ इन लोगों ने भी, टी हेनरी और क्लेरेंस विलियम्स ने इनका साथ दिया था, इन पे काम करने की कोशिश की थी, इनकी मदद करने की काफी कोशिश की थी। और किस तरीके से की थी? ऑन सेवरल ओकेजन्स दे हैड गॉन फार इन डिस्कसिंग देयर ओन पर्सनल डिफेक्ट्स विद हिम इन ऑर्डर टू गेट सम काइंड ऑफ क्लोजर आइडेंटिफिकेशन विद हिम। यानी ये चीज उनके भी दिमाग में थी कि किसी तरीके से डॉक्टर बॉब को आइडेंटिफिकेशन मिले, पहचान मिले। और उस वजह से वो अपने कैरेक्टर डिफेक्ट भी उनके साथ डिस्कस करते थे। पर्सनल डिफेक्ट्स कह रहा है यहाँ पे, बात वही है, अपनी कमियां वो भी उनके साथ डिस्कस करते थे, उनके साथ इस पर चर्चा करते थे, बताते थे उनको। तो इस हद तक वो जाते थे कि शायद इससे डॉक्टर बॉब को कुछ पहचान मिले और वो थोड़ा सा सोचे इसके बारे में। दे हैड इम्प्रेस्ड दे हैड इम्प्रेस्ड हिम अ ग्रेट डील एंड हैड डाउटलेस मेड हिम फार मोर रेडी टू वर्क विद मी व्हेन आई शोड अप। अब इसका भी श्रेय वो बिल डब्ल्यू इन लोगों को दे रहा है कि क्योंकि हेनरीटा और विलियम्स ने इनके साथ, डॉक्टर बॉब के साथ काम किया हुआ था, इनको आइडेंटिफिकेशन देने की कोशिश की हुई थी। इस वजह से बिल डब्ल्यू कह रहे हैं कि जब मैं डॉक्टर बॉब से मिला तो उनके साथ बात करना आसान हो गया, उन तक संदेश पहुंचाना आसान हो गया, वही आइडेंटिफिकेशन की वजह से। भाई क्लियरेंस और हेनरी विलियम्स और हेनरीटा ने कोशिश तो बहुत की थी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर बॉब के दिमाग में तो थी चीज ये, जो इस इन लाइनों से पता चलता है। और इस वजह से वो बिल का मैसेज रिसीव करने के लिए उनको आसानी हुई। तो बिल कह रहे हैं मेरे लिए आसानी हो गई उनके साथ बात करने में, और उनके साथ, उनको मेरे साथ काम करने के लिए तैयार करने में। जो वो मान गए, 11 बजे तक बैठे रहे रात को, वो, उसके पीछे एक वजह यह भी थी कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी। अब टी हेनरी कौन था? आई हैड मेट टी हेनरी एट द टाइम ऑफ द प्रॉक्सी फाइट एंड एज a result of the shake-up he had lost a fine job। ये हमने पहले भी पढ़ा था, सुना था राजेश जी की शेयरिंग में भी, कि टी हेनरी अपोजिट पार्टी का मेंबर था, जिससे प्रॉक्सी फाइट चल रही थी, जो कंपनी को कंट्रोल करने के लिए दो पार्टियां थी। एक का प्रतिनिधित्व बिल कर रहे थे और एक का टी हेनरी। लेकिन वो कंपनी में जब उन्होंने उथल पुथल हुई,
तो उन्होंने फिर लोगों को निकालना शुरू किया और उसी में टी हेनरी की भी नौकरी चली गई। तो कंपनी में जब थोड़ा बहुत उथल पुथल होती है तो लोगों को रखा जाता है, निकाला जाता है, हर तरह की चीजें होती हैं। तो उसी दौर में टी हेनरी की भी नौकरी चली गई थी। He was big-hearted enough, nevertheless, to let us alcoholics come to his house for meetings along with his Oxford group friends. लेकिन उनका दिल इतना बड़ा था, उनका दिल इतना बड़ा था, खुद के पास नौकरी नहीं थी, खुद के पास काम नहीं था, उसके बावजूद भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप वालों के साथ साथ उन्होंने हम शराबियों को भी अपने घर में मीटिंग करने की इजाजत दी, मीटिंग करने की सुविधा दी। ना सिर्फ इजाजत दी, सुविधा दी। तो इतना उनका दिल बड़ा था। ये उनका घर है मेरे ख्याल में। द मीटिंग occurred at the home of T. Henry and Clarice Williams। तो ये उनका घर है। तो इतना बड़ा दिल था उनका कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप का तो मीटिंग होती थी, लेकिन उन्होंने हम शराबियों को भी उनके घर में मीटिंग करने की इजाजत दी। I'm afraid those early problem drinkers often gave the Williams a bad time। लेकिन जैसे शराबी करते हैं, न्यूयॉर्क में बिल डब्ल्यू के साथ हुआ। वो कह रहे हैं कि ये हेनरी और क्लेरेंस को भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, बहुत खराब समय दिया शराबियों ने इन दोनों को। उनके घर में जाके खूब उधम मचाया, खूब उधम मचाया। कैसे? ranging from jarring glimpses of life in the raw to the cigarette burns on their carpets। jarring glimpses of life in the raw, यानी वो जो अक्खड़ पने से, वो जो गंवार पने से जो लड़ाइयां करते हैं आपस में, गंवार पने से किस तरीके से लड़ाइयां होती है उसकी झलकियां दिखाई। एक तो होता है कुछ पढ़े लिखे लोग चर्चा करते हैं, गर्मा गर्म बहस हो जाती है। एक गंवार पने से जो लड़ाइयां होती है उनकी झलक दिखाई, और फिर उनके कारपेट पे जलती हुई सिगरेटें फेंक के कारपेट जलाए। मतलब ये तो सिर्फ एग्जाम्पल हैं दो कि किस तरीके से उनके लिए मुश्किलें पैदा की, उनको तकलीफें पहुंचाई शराबियों ने, जो वहां पे मीटिंग के लिए जाते थे। झगड़े कर रहे हैं वहां पे, सिगरेटें पी पी के फेंक रहे हैं, चीजें जला रहे हैं। तो ये तो सिर्फ दो एग्जाम्पल दिए उसने कि इस तरीके से उनको बहुत परेशान किया। बट टी हेनरी एंड क्लेरेंस ऑलवेज ट्रीटेड अस विद ग्रेट जेनरोसिटी एंड काइंडनेस। लेकिन उसने पहले ही कहा कि बहुत बड़ा दिल था, बिग हार्टेड थे। तो हमेशा उन्होंने हम शराबियों को बहुत उदारता के साथ और बहुत दयालुता के साथ, काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, उसके साथ पेश आए वो हमारे साथ हमेशा। कहने का मतलब यहाँ की नाराज नहीं हुए कभी कि हमारे कारपेट जला दिए, लड़ाइयाँ करते हो, तमाशे करते हो यहाँ पे आके। सब बर्दाश्त किया उन्होंने। And none of us can ever forget the inspirational atmosphere of their home and their spiritual influence on that first frightened little group of Akron alcoholics, each wondering who might slip next। उनके घर का वातावरण, जैसे डॉक्टर बॉब के घर का वातावरण बताया कि एन बाइबल पढ़ रही है, ये चुपचाप सुन रहे हैं, फिर क्वाइट टाइम, फिर मेडिटेशन, वैसा वातावरण चलता था आध्यात्मिकता का। उसी तरीके से उनके घर का भी वातावरण ऐसा ही चलता था। हम में से कोई ये भूल नहीं सकता कि जो इंस्पिरेशनल एटमोसफियर ऑफ देयर होम, जो प्रेरणादायक वातावरण था। ऑक्सफोर्ड ग्रुपर्स भी आते थे, बातें आध्यात्मिकता की होती थी। उन सब की वजह से वो वातावरण, एटमोसफियर बहुत ही शुद्ध और आध्यात्मिक रहता था। और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस ऑन दैट फर्स्ट फ्राइटेड लिटिल ग्रुप ऑफ एक्रोन अल्कोहलिक्स। वो जो छोटा सा ग्रुप बन गया था एक्रोन में शराबियों का, वो हमेशा डरा रहता था कि वो अब कौन स्लिप होगा, हु माइट स्लिप नेक्स्ट। क्योंकि ये तो एक्सपीरियंस ही था। आते हैं लोग, कुछ दिन सोबर रहते हैं, फिर पी लेते हैं। बार बार हम पढ़ रहे हैं, देयर वर मोर फेलियर्स देन सक्सेसेस। सफलताओं से ज्यादा असफलताएं थी। तो हमेशा ये डर बना रहता था कि अब कौन पी लेगा पता नहीं, अब कौन स्लिप हो जाएगा पता नहीं।
और एक को देखे दूसरा ना हो जाए कहीं। लेकिन उस डरे हुए ग्रुप के ऊपर इनका जो आध्यात्मिक प्रभाव था, क्योंकि आध्यात्मिकता का इतना वातावरण था उनके घर में और खुद वो इतने आध्यात्मिक थे, ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाते थे, फॉलो करते थे टेनेंट्स उनके। जो उनका वातावरण था उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा उस डरे हुए समूह के ऊपर, ग्रुप के ऊपर। हालांकि उनको ये रहता था डर हमेशा, अब कौन जाएगा, अब कौन जाएगा। It was not until later, and well after the A book was published, that our Akron members withdrew from the Oxford groups and finally from the home which had sheltered them so well. तो न्यूयॉर्क में तो 1937 में हो गए थे, 1937 के एंड में ऑक्सफोर्ड ग्रुप से अलग हो गए थे, लेकिन एक्रोन में जुड़े रहे। 1939 में किताब पब्लिश हुई, उसके भी काफी बाद ऑक्सफोर्ड ग्रुप से अलग हुए एक्रोन के मेंबर, और फिर उस घर से विच हैड शेल्टर्ड देम सो वेल, जिन्होंने पनाह दी थी उनको और इतने अच्छे तरीके से पनाह दी थी, उनसे भी अलग हुए। लेकिन ये काफी बाद में जाके हुए। टी हेनरी और क्लेरेंस विलियम्स will always be counted in the front rank of ace pioneers। अब इनको भी ए pioneers में गिन रहा, वो भी फ्रंट रैंक में, यानी कि अग्रणी पंक्ति में, आगे की लाइन में जो खड़े होंगे ए के पायनियर्स, उनमें इनको गिना जाएगा। पायनियर्स में तो ग्रेटिट्यूड देने का तरीका, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का तरीका देखो, कहीं इसने कंजूसी नहीं बरती बिल डब्ल्यू। जिसके प्रति भी इसने आभार जताया है पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से जताया है, कहीं भी कंजूसी नहीं बरती। तो ये था क्लेरेंस और हेनरी विलियम्स का। अब यहाँ से आगे अगली चीज हम लेते हैं। ग्रेजुअली द न्यूयॉर्क एंड एक्रोन ग्रुप बिगेन टू मल्टीप्लाई। अब धीरे धीरे ग्रुप बढ़ने लगे, न्यूयॉर्क में भी एक्रोन में भी। अभी तक ये न्यूयॉर्क और एक्रोन तक ही सीमित है। फ्रॉम न्यूयॉर्क वी बिगेन टू रीच आउट टुवर्ड फिलाडेल्फिया एंड वाशिंगटन। अब ये धीरे धीरे बढ़ने लगे फिलाडेल्फिया और वाशिंगटन की तरफ, न्यूयॉर्क से। इन एक्रोन दे बिगेन टू हैव विजिटर्स फ्रॉम क्लीवलैंड। क्लीवलैंड से गाड़ियां भर भर के आती थी, वहाँ कोई ग्रुप नहीं था, तो वहाँ के लोग स्पेशली यहाँ मीटिंग करने आते थे, उनको मैसेज मिला था और वो यहाँ करने आते थे। उनमें सबसे अग्रणी थे क्लेरेंस स्नाइडर एंड डोरोथी स्नाइडर, पति पत्नी, जिनके बारे में यहाँ लिखा है क्लेरेंस स्नाइडर। और ये ही गाड़ियां भर भर के लाते थे वहां से और यहाँ पे मीटिंग करते थे। आगे हम पढ़ेंगे कि क्लीवलैंड के पानियर्स यही लोग थे, और फिलहाल हम यही पढ़ते हैं। तो gradually the New York and Akron groups began to multiply. From New York we began to reach out toward Philadelphia and Washington. In Akron they began to have visitors from Cleveland. अब क्लीवलैंड से आते थे, दो तीन गाड़ियां भर के आती थी। उनमें मुख्य रूप से कौन थे? क्लेरेंस एंड डोरोथी स्नाइडर एंड एबी एंड ऑल दोज ग्रैंड फोर्स, और भी बहुत सारे लोग थे। द ए फर्मेंट हैड बिगन टू वर्क एंड स्प्रेड। जो ए का जो एक टुकड़ा शुरू हुआ था, जो अंश शुरू हुआ था, वो अब सफल होने लगा था और फैलने लगा था, संदेश आगे तक पहुंचने लगा था। In 1937 I went back to Wall Street for a brief stretch। अब 1937 में फिर देखा भी अब काम धंधा भी करना है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि लोग भी कहने लगे थे कि भाई मिशनरी बना रहेगा, कुछ काम धंधा भी करेगा। तो 1937 में वॉल स्ट्रीट के लिए थोड़े समय के लिए बिल गया। इन द फॉल ऑफ दैट ईयर another depression hit the US and I was suddenly out of a job। फिर 1937 के लगभग अंत में, फॉल यानी यही अगस्त सितंबर का महीना रहा होगा, फिर डिप्रेशन, फिर वो गिरा, सेंसेक्स गिरा, फिर शेयर धड़ाम हुए।
तो फिर काम धंधा बंद हो गया, और डिप्रेशन की वजह से काम धंधा फिर बंद हो गया बिल का। तो अब फिर वापस उसी काम पे जिस पे वो लगा हुआ था बिल पहले। आई वेंट वेस्ट वेयर आई ट्राइड डेट्रॉयट एंड क्लीवलैंड फॉर अनदर पोजीशन इन द फाइनेंशियल बिजनेस। अब न्यूयॉर्क में तो काम मिल नहीं रहा था, तो डेट्रॉयट और क्लीवलैंड के चक्कर लगाए, और वहां देखा कुछ फाइनेंशियल बिजनेस में कोई, किसी आर्थिक क्षेत्र में कोई काम मिल जाए। नथिंग टर्न्ड अप, हुआ कुछ नहीं, कोई काम नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला। बट दिस ट्रिप गेव मी अ मच नीडेड चांस टू विजिट डॉक्टर बॉब इन एक्रोन। तो अब उसके बाद से अभी तक डॉक्टर बॉब से मिले नहीं था, बिल मिला नहीं था अभी तक। तो ये मौका मिल गया, जब क्लीवलैंड तक पहुंचा तो फिर एक्रोन भी चला गया डॉक्टर बॉब से मिलने। It was on a November day in that year when Dr. Bob and I sat in his living room counting the noses of our recoveries. अब डॉक्टर बॉब के घर में बैठे थे, और चर्चा तो यही होनी थी कि कैसा चल रहा है हमारा रिकवरी, कैसे मैसेज पहुंच रहा है, कितने लोग सोबर हुए हैं। तो वो काउंट कर रहे थे, गिन रहे थे वहां पे कि कितने लोग अभी तक सोबर कर पाए हैं या हो पाए हैं। देयर हैड बीन फेलियर्स के लो, फेलियर्स तो बहुत थे, हिसाब ही नहीं था कोई, फेलियर तो बहुत थे। बट नाउ वी कुड सी सम स्टार्टलिंग सक्सेसेस टू। अब हमने देखा कुछ चौंकाने वाली सफलताएं भी थी। चौंकाने वाली इसलिए कि अभी तक तो ये ध्यान ही नहीं गया था कि भाई कितने लोग सोबर हो गए, ये कभी ध्यान नहीं किया, कितने हो गए, कितने रह गए, कितने चले गए, इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब इधर काम कर रहे थे, वो इंडिपेंडेंटली दोनों काम कर रहे थे अपनी अपनी जगह पे, मिलके तो कभी इस बारे में चर्चा हुई नहीं। लेकिन अब जब गिनने बैठे यहाँ पे या उस पर चर्चा करने बैठे तो चौंक गए। A hardcore of very grim last gasp cases had by then been sober a couple of years, an unheard of development. Hardcore, very grim, हार्डकोर यानी कि अंदर से बिल्कुल सख्त, कोर जो होता है ना, जो अंदर आत्मा तक सख्त होते हैं, ग्रिम बिल्कुल गंभीर, लास्ट गैस आखिरी सांसें लेते हुए। तीन चीजें, हार्डकोर, ग्रिम, लास्ट गैस, बस आखिरी स्टेज पे आखिरी सांसें लेते हुए, बिल्कुल गंभीर। केसेस हैड by then been sober a couple of years, an unheard of development. अभी 1937 में गया तो ऐसे ऐसे केस कह रहे हैं लगभग 2 साल सोबर थे, जो आज तक सुना नहीं था कभी, जैसा आज तक कभी हुआ नहीं था। ऐसे ऐसे केस जो आखिरी स्टेज पे पहुंच गए थे, जिनके लिए कोई उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल ग्रिम, गंभीर केस बिल्कुल। और जो बिल्कुल हार्ड कोर थे, जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, ऐसे लोगों में से कुछ लोग 2-2 साल तक सोबर थे। देयर वर 20 और मोर सच पीपल। अब इनके हिसाब से 20 या उससे ज्यादा ऐसे लोग थे। ऑल टोल्ड वी फिगर दैट upwards of 40 alcoholics were staying bone dry। और जब सारा हिसाब किताब लगाया, गिना, या जिस तरीके से भी इन्होंने देखा, उस चीज पे चर्चा की, तो देखा कि 40 से ज्यादा शराबी बिल्कुल सोबर रह रहे हैं। तो 2 साल से के लगभग वाले तो 20 केस बता दिए, लेकिन कुल मिला के लगभग 40, बल्कि अपवर्ड ऑफ 40, 40 से ऊपर जो है वो शराबी सोबर चल रहे हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट। उसने पहले का अनहर्ड ऑफ, सुना ही नहीं आज तक, अनहर्ड, सुना ही नहीं आज तक कि इतने शराबी एक साथ सोबर रह रहे हो गए हो। तो यहां से फिर आगे कैसे दिमाग में क्या चीजें आई, और आगे उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई, कैसे कैसे आगे बढ़ा, ये अगले सवा पेज जो एक पेज रह गया है, इसमें हम पढ़ेंगे मंडे को। फिलहाल आज यहीं रुकते हैं।
और मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है आज कि किस तरीके से पायनियर्स में और नाम जुड़ गए और किस तरीके से एकदम से जब देखा 2 साल में हमने क्या किया है, तो कितनी सफलता और कैसे एकदम से चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई। ये चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं, तो आज यहीं रुकते हैं जी। धन्यवाद प्रेम जी, थैंक यू। राजेश जी तो है नहीं शायद, तो फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।